नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 2024 में कराए जाएंगे उन पे जीके जीएस की सीरीज़ जो हमने लॉन्च किया है, जिसमें टोटल 30 वीडियो आने वाले हैं। तो आज इन 30 में से आप छठी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है और जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे। देखिए दोस्तों, इस क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन आपका साइंस स्ट्रीम के होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, मैं ये मानता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं जो मुझ पे बिलीव करते हैं वो स्टैटिक्स जीके जीएस की जो पार्ट है, जो आपके एग्जाम में कुछ एक पार्ट कॉमन होता है और करना भी चाहिए सभी को, जैसे पंचवर्षीय योजना, आर्ट एंड कल्चर, इम्पोर्टेंट डेट है ना, बायसराय वगैरह, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इम्पोर्टेंट कुछ जो भी है फिक्स रहता है कि भाई यहाँ से आ जाती है, बाधक वगैरह हो गए। तो ये आप हमारे प्रीवियस वीडियो से या फिर ई बुक से या फिर कोई अन्य पीडीएफ से कर लिए होंगे, ऐसा मानता हूँ। इसीलिए इसमें साइंस की क्वेश्चन ज़्यादा रखता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। ये रेलवे वाले जिसे सिर्फ आरपीएफ का एग्जाम देना है वही नहीं देखेंगे भैया, साइंस पूरा सिखा रहा हूँ। तो आप जो है एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, है ना, जो भी होते हैं सभी आदमी को देखना है और कोई भी देखना है जिनको जहाँ भी जीके जीएस की क्वेश्चन सॉल्व करने, आपको सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी, कोई भी घाटे की बात नहीं होगी। अगर आपको एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, यूपीपी का कंटेंट चाहिए जो हमारी पेड होती है एक मिनिमम शुल्क पे, इतनी कम शुल्क की आप भी जानते होंगे, है ना, तो आप व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके सामने नंबर है, सेम नंबर का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक क्लिक करके भी मैसेज कर सकते हैं। और जिन बच्चे को चाहिए वही करें। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए पढ़ाता नहीं हूँ, ये तो आप भी जानते हैं। जो मुझ पे विश्वास करते हैं उन्हीं का बेड़ा पार लगाने के लिए दिन रात तत्पर रहता हूँ और कंटेंट खोज खोज के जो है उन्हें पिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि भैया तुम्हारा नैया पार हो जाए। तो जिनको लेना है वही मैसेज करें, टाइम पास वाले बच्चे एकदम दूर रहें, ठीक है भैया जी। आप दुनिया भर की बातें कर लिए, आप लिए नहीं तो हमारा भी टाइम खराब और आपका भी टाइम खराब, है ना भैया। तो ऐसा ना करें, है ना। ये देखिए, Na के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए, आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन का नाम सुना होगा। एक तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और एक आपका कोर इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो आपसे सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं 10। ध्यान रहे, Na+ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर मामला बिगड़ जाएगा। सिर्फ Na में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10, है ना। और चूंकि आप जानते हैं कि Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 11 होता है। तो 10 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गई 1। इससे क्या परिभाषा निकली कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अन्य सभी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को किसी तत्व का कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। समझ में आया। 11 परमाणु क्रमांक है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, सबसे बाहरी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बचपन से पढ़ते आए हो। तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार सोडियम में 10 कोर इलेक्ट्रॉन और 1 वैलेंसी यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए फैक्ट पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर होगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है जी, मैं अपने कमजोर बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता, ठीक है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा सब आउटर मोस्ट जो होगा वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नमूना भी दिखाऊंगा। किसी भी अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन के मामले से अधिक होता है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई कोर इलेक्ट्रॉन में ज्यादा ऊर्जा होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन में ज्यादा ऊर्जा होगा, तो आप कहोगे संयोजी इलेक्ट्रॉन में ज्यादा ऊर्जा होता है। एक एक बात को गांठ बांधिए, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं आपके किसी भी रिएक्शन में। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, है ना, अन्य इलेक्ट्रॉन या फिर कोर इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने हो सकते हैं? 1 से लेकर 8 तक होते हैं। और 8 हो गया तो शांत हो जाता है, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी तत्व रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अष्टक मतलब 8 हो गया तो शांत हो जाता है। जैसे अक्रिय गैस में सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी सेल में, लेकिन
लेकिन हीलियम अपवाद है, हीलियम में मात्र 2 ही होता है। ये भी आएंगे, वहाँ भी जाएंगे, ठीक है भैया। तो सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपवाद है हीलियम। अगर आपसे कहे कि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होते हैं। कई दफ़ा आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि बच्चे सिर्फ ये जानते हैं इनर्ट गैस हुआ ही क्यों, क्योंकि अष्टक पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम का तो परमाणु क्रमांक 8 नहीं है, तो 8 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा किसी भी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अन्य सभी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसा कि शुरुआत में ही बताया, 11 में 10 कोर इलेक्ट्रॉन है और एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर 12 होता तो 3s2 कर लेते, है ना भैया। अगर 13 होता तो s से p कक्षा में भागता, है ना। तो आप, आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो थोड़ा बहुत आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो टॉपिक वाइज वीडियो में केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के ऊपर हमने एक वीडियो छोटा सा बनाया है, जिसमें मैंने, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की ट्रिक भी बताया है। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं और अपना कोटा पूरा कर सकते हैं। तो ये रहा भैया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, आप देख सकते हैं। जो ये थर्ड सेल है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही है। बाद बाकी 2 में कितना है, 8 है, और 1 में क्या है, तो इसको 2 8 1 लिख सकते हैं, 2 8 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 हो गया संयोजी, और ये 10 जो है आपका कोर इलेक्ट्रॉन है ना। इसके अलावा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है, 23 होता है। मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक के परमाणु द्रव्यमान याद रखने की भी ट्रिक बताया था। कैसे बताया था भाई, कि जो भी सम संख्या है, जो भी सम संख्या वाला परमाणु क्रमांक जिस भी तत्व का है, उसको सिर्फ दोगुना करेंगे। जैसे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 4 है, तो उसके जो परमाणु द्रव्यमान है वो 8 के करीब होगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर विषम संख्या है, मान लीजिए 5 परमाणु क्रमांक है किसी भी चीज का, तो इसके जो परमाणु भार होंगे या परमाणु द्रव्यमान होंगे, दोगुना से 1 अधिक के करीब होगा, यानी 11 के करीब होगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, यानी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर 1 से 20 तक में क्या करना पड़ता है, 2 से गुना करके 1 जोड़िए, उतना परमाणु भार होता है लगभग, है ना। तो यहाँ पे 11 दूनी की 22 और 23 इसका परमाणु द्रव्यमान है। एक क्वेश्चन अभी एसएससी सीजीएल ने पूछा था कि ये जो सोडियम है, इसका नाम लैटिन किस शब्द से उद्धृत है या लिया गया है, तो नेट्रियम से लिया गया है ना। नहीं तो सोडियम नाम है तो एस से होना चाहिए इसका सूत्र स्टार्ट, लेकिन एन से है, तो एन क्या है, यहाँ पे नेट्रियम का जो है सिंबल है, यानी प्रथम अक्षरी है, तो नेट्रियम से लिया गया है सोडियम का नाम, ठीक है भाई। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अच्छा कितने बच्चे को ये समझ में नहीं आया भाई कि 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक रहेगा तो परमाणु भार कैसे पता करेंगे। फिर से बता देता हूँ, 2 किसी का परमाणु क्रमांक है तो परमाणु भार 4 होगा, है ना। अगर 5 किसी का परमाणु भार है, परमाणु संख्या है, तो इसका 5 गुना 10 और 11 होगा परमाणु भार, है ना। यानी ऑड संख्या में गुने 2 + 1 करना है, और सम संख्या में सीधा दोगुना होता है। 1 से 20 तक ही एप्लीकेबल होता है, उसके बाद ये मामला बदल जाता है। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, उसके बाद यह क्रम आरोही क्रम में बढ़ता रहता है। जैसे आप जानते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, जो ऑर्बिटल होते हैं sp-d-f होता है ना, sp-d-f, इसी के नाम पे ब्लॉक एलिमेंट्स भी होता है, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि भाई समूह जो 1 और 2 है वो s ब्लॉक का तत्व है। समूह जो आपका है ना d है, इसे हम 3 से 12 तक के तत्व को d ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जो p है, ये 13 से लेकर 18 तक के जो समूह है उसे p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और जो f है वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं, जो आवर्त सारणी के नीचे होते हैं 15-15 तत्व, है ना, उनको f ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं लौट आता हूँ, यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले जो है ऑर्बिटल्स में पहले जाएंगे, फिर उससे अधिक वाले में, फिर उससे अधिक वाले में, और लास्ट में सबसे अधिक वाले में जाएंगे, ठीक है भैया, है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि बहुत सारे चीज जो है आपको मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे बता दूं। अगर आपको कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी हद तक किस सिद्धांत से प्रेरित होते हैं, तो अफबाउ सिद्धांत से। ये बात जो मैंने अभी बताया कि भाई पहले कम ऊर्जा वाले में जाएगा फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले में, तो ये चीज की पुष्टि किस सिद्धांत से होती है, तो अफबाउ सिद्धांत से होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस बात को मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कम ऊर्जा वाले और अधिक ऊर्जा वाले कैसे होते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई 4s2 पहले आ गया, फिर बाद में 3d आता है। पहले
पहले 4s वाला आता है फिर 3d वाला आता है, ये कैसे होता है ना। तो फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, वहाँ उस वीडियो में तो बताया हूँ जैसे, है ना, KLMN इसकी नंबरिंग देते हैं हम 1 2 3 4, प्रथम दूसरे तीसरे चौथे, है ना। अभी मैंने कहा जो ऑर्बिटल्स होते हैं SPDF इसके नंबरिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। तो मैंने अभी आपको कहा था कि भाई 3D पहले आ जाता है, 4S बाद में आता है ना। ये क्यों आता है, देखिए 3D का मतलब है 3, यहाँ वाला ये 3 नंबर, और D का वैल्यू आप यहाँ से कितना रखेंगे 2, तो 3 + 2 करेंगे तो कितना आ गया जी 5। और 4S का अगर आप लिखना चाहे तो 4S का कैसे लिखेंगे, 4 और S का वैल्यू कितना है 0, तो हमने कहा 0, तो इसका क्या आया वैल्यू 4। इसीलिए अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि कम ऊर्जा वाले में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होती है, इसीलिए 4s वाले जो है इसमें पहले आ जाता है और 3d वाले में बाद में जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए वेरीफाई करके बताया हूँ। बाद बाकी आप समझ रहे हैं, ये मैं जो है मानता हूँ, है ना। इतने भी कमजोर नहीं होंगे कि ये छोटे छोटे चीज आप नहीं समझ रहे होंगे। इनके अलावा किसी भी जो कक्षक है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। KLMN की बात करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अगर आपसे कोई कहे कि पहले कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं तो उस कक्षा में उस कक्षा के वर्गों की दुगुनी होती है। तो K कक्षा में अगर आपसे पूछे तो 1 का वर्ग गुने 2 कितना हुआ भैया 2। दूसरे कक्षा में अगर आपसे पूछे तो 2 का वर्ग गुने 2 कितना हुआ 8। तीसरे कक्षा में अगर आपसे पूछे तो 3 का वर्ग गुने 2 कितना हुआ 18। चौथे कक्षा में अगर आपसे पूछे तो 4 का वर्ग गुनो 2 कितना हुआ 32। तो इस प्रकार से प्रथम में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3 3 का 18 और चौथे में 32, इस प्रकार से होता है। तो सीधे सीधे लैंग्वेज में कैसे व्यक्त करेंगे, किसी भी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस कक्षा के वर्गों की दुगुनी होती है। परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं, है ना, जो कोई भी परमाणु है वहाँ की जो न्यूक्लियस है, वही न्यूक्लियस में क्या रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और इन्हीं के जो सम होता है यानी योग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये चक्कर लगाते रहते हैं कक्षा में, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है पहले प्रश्नों को खत्म किए। यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपने बार बार एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड किया होगा कि लिफ्ट में कब भार कब कम होता है, कब ज्यादा होता है, कब बराबर होता है, कब आदमी की मुंडी टकरा के वहीं बेहोश हो जाता है। तो ये सब थोड़ा सा समझ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए लिफ्ट में सवार व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 4 कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, सॉरी सत्य नहीं है पूछ रहा है। 4 कथन दिए गए हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो भार नहीं बदलता है। देखिए एक समान वेग से चाहे ऊपर जा रहा हो, एक समान वेग से चाहे नीचे आ रहा हो, यानी मोशन में हो तो भार नहीं बदलता है, लेकिन वेग एक समान होना चाहिए, है ना। तो भाई भार नहीं बदलता है, तो ऊपर के दोनों कथन सही है। अगर लिफ्ट A त्वरण से ऊपर जा रही हो तो भार बढ़ेगी, ऊपर जाने के मामले में भार बढ़ता है, नीचे आने के मामले में भार घटता है, तो ये बात भी सही है ना। अगर लिफ्ट A त्वरण से नीचे आ रही हो तो भार बढ़ जाती है, नीचे आने के मामले में भार घटती है ना। आपका पेट सुटका हुआ जैसे फील होगा अगर आप लिफ्ट में चढ़े हैं, है ना। अगर नीचे की तरफ आएगा तो आप लिफ्ट की क्या बात करें, जो झूला होता है गांव घर में, उसमें भी जब नीचे की तरफ आता है तो आपको लगता रहता है कि पेट सुटक गया मेरा, भार कम फील होता है आपका, ठीक है। तो भार कम होता है नीचे की तरफ आने में, ऊपर जाने के समय में भार बढ़ता है ना। और अगर एक समान वेग से चल रहा है तो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए भार नहीं बदलती है, ठीक है। तो ये तो 4 बात मैंने आपको लैंग्वेज में बताया। इसे हम थ्योरी में कैसे समझेंगे ताकि अगर न्यूमेरिकल आ जाए इस पर तो मैं बनाऊं। ALP के एग्जाम में काफी बार इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आइए तो डी आंसर हो गया भैया, डी सत्य नहीं है, नीचे की तरफ आ रहा है और भार बढ़ा रहा है तो उल्टा कर रहा है, इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि आपको गलत ही पहचानना है। लिफ्ट में सवार जो व्यक्ति होता है या भी कोई भी पिंड होता है उसकी जो समीकरण होता है वेट बराबर है ना वेट बराबर m इंटू जी प्लस ए होता है। ये a क्या है, लिफ्ट का अपना त्वरण है, और ये g क्या है ना गुरुत्वीय त्वरण है ना, जिसका मान जनरली 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, वो तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। तो ये सूत्र जरूर याद रखना। अब इसी सूत्र में छेड़छाड़ करने से इसका भार कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी बराबर रहता है ना। तो ये कैसे होता है आइए समझते हैं। पहले इस सूत्र पे जरूर ध्यान रखें। अब मैंने एक बार प्लस लिखा हूं और एक बार माइनस लिखा हूं। प्लस कहने का मतलब है जब ऊपर की तरफ गति करेगा लिफ्ट, और माइनस कब होगा जब नीचे की तरफ गति करेगा लिफ्ट, ठीक है भाई। तो ये दोनों बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। पहले तो
आपको लैंग्वेज में समझ में आया कि ऊपर की तरफ जाएगा तो हमेशा बढ़ा हुआ बात होगा, नीचे की तरफ आएगा तो घटा हुआ बात होगा। जब एक समान वेग से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तो कोई भार में परिवर्तन नहीं होगी, है ना। तो ये कुछ एक बातें हैं। अब ये सूत्र आपने देख लिया, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा मतलब कोई ना कोई चीज जोड़ेगा, नीचे आएगा घटेगा मतलब कोई ना कोई चीज घटाएगा। इसीलिए इस बीच में सिर्फ साइन की फर्क है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तीनों की बात आपने समझ लिया। एम मास है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है और ए जो है लिफ्ट का अपना त्वरण है, ठीक है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में जब वेग परिवर्तन हो रहा था तो v2 माइनस v1 और जितना समय लग रहा था तो यही हमने त्वरण का सूत्र लिखा था, F बराबर ma का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ये याद रखने के लिए आपको मैं यहाँ पे बताया हूँ ताकि आप अभी काम आएगा, ठीक है। अब आते हैं कि जब पहला केस है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो उस स्थिति में ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई वेग में परिवर्तन तो हो ही नहीं रही है ना, एक समान वेग से ऊपर जा रही है ना, तो वेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं तो त्वरण कहां से क्रिएट होगा। तो जब त्वरण क्रिएट नहीं होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में चूंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ भाग रहा है तो इन दोनों में से कौन से सूत्र का इस्तेमाल करोगे, तो प्लस वाला, क्योंकि ऊपर जा रहा है, नीचे आता तो माइनस वाला। तो हम प्लस वाले सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो m इंटू तो जी रहेगा और इसके जगह पे आ जाएगा लड्डू मतलब 0, क्योंकि वेग में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, त्वरण क्रिएट ही नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा mg। तो w बराबर वैसे भी mg होता है, जो भार होता है वो मास गुने गुरुत्वीय त्वरण ही होता है। तो इस स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, जो सूत्र होता है वही सूत्र आ गया लास्ट में, क्योंकि a का वैल्यू हो गया है 0। तो आप समझ गए कि भाई लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर जा रहा है तो भार में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ये आपके सामने सिद्ध किया हुआ सूत्र है, ठीक है। दूसरे केस में आते हैं कि अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है एक समान वेग से। ये लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक समान वेग से फिर नीचे की तरफ आ रहा है। भाई एक समान वेग से नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर इस स्थिति में भी a का मान हो जाएगा 0 और a का मान 0 हो जाएगा। लेकिन अब हम ये घटाव वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लिफ्ट अब नीचे की तरफ आ रही है ना। तो m इंटू जी माइनस 0 इस वाले सूत्र में रखेंगे, है ना। तो w बराबर फिर से क्या हो जाएगा mg। तो यही तो ऑथेंटिक सूत्र होता है जो पहले के केस में आया था, फिर सेकेंड केस में भी यही आ गया। तो इस स्थिति में भी भार नहीं बदलेगा। अब ऊपर जा रहा था एक समान वेग से तो भी नहीं बदला, नीचे आ रहा था लिफ्ट एक समान वेग से तो उसमें जो वस्तु था या पिंड था या आदमी था उसका भार फिर भी नहीं बदला। तो आपने दो केस को सिद्ध कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे केस के तरफ। अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, अब ऐसी स्थिति में तो ए तो 0 नहीं है, स्पष्ट कर रहा है कि ए त्वरण क्रिएट हो रही है। तो ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो ऊपर वाले के लिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल करोगे, प्लस वाला इस्तेमाल करोगे। सूत्र क्या था भैया, यहां पे लिखा गया है w बराबर m इंटू जी प्लस है। तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ोगे, है ना। तो w बराबर जो mg होता है और कुछ ना कुछ जोड़ोगे तो यहां से तो कुछ ना कुछ तो जोड़ोगे तो जोड़ने से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस स्थिति में भार बढ़ जाता है। मान लीजिए कुछ जोड़े आप एक के जगह पे, है ना, 0 के अलावा, तो 0 अगर रहता तो 0 लिखा होता, 0 के अलावा कुछ जोड़ना है तो बढ़ेगा ना जी। तो इसी इसलिए भार बढ़ जाता है अगर ऊपर की तरफ ए त्वरण से जा रही है। सेम अगर नीचे की तरफ ए त्वरण से आ रही है तो अब माइनस वाला सूत्र का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो w बराबर m इंटू जी माइनस है। अब कुछ ना कुछ घटाओगे तो भार घटेगा ऑथेंटिक सूत्र से। ऑथेंटिक सूत्र क्या होता है, w बराबर mg। और इसमें अगर a का मान कुछ आप पुट कीजिएगा तो इससे तो कम ही ना आएगा जी, तो घट जाएगा। और अगर लिफ्ट की रसिया टूट जाए, है ना, तो क्या हो जाता है, a का वैल्यू g के बराबर हो जाता है। और इस सूत्र में a का वैल्यू g के बराबर हो गया तो a माइनस a गया तो 0 और 0 को 5 करोड़ से भी गुना कीजिए तो हो जाता है 0। इसीलिए w का मान हो जाता है 0 और वस्तु भारहीनता फील करते हैं, वस्तु जो है वो भारहीन हो जाता है। आज के बाद लिफ्ट ऊपर जाए नीचे जाए, है ना, कुछ हो, है ना, भूलना नहीं चाहिए भाई, है ना। देखिए तपस्या तो करना पड़ेगा, पढ़ाई थोड़ा ध्यान से करना ही पड़ेगा आपको, है ना। इसके अलावा द्रव्यमान का मान कभी नहीं बदलता, चाहे आप कहीं भी जाओ द्रव्यमान का मान नहीं बदलेगा, है ना। और इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, जबकि भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड इनवर्स 2 कहते हैं। यही इसको ऊपर ले जाओगे तो -2 लिखा जाएगा। आप हमसे
हमसे ज़्यादा जानते हैं भैया, है ना, तो मैथ तो ज़्यादा ही जानते होंगे, तो वहाँ से जो है ये नहीं होता है क्या, कोई भी चीज़ जैसे है ना 2 का पावर 2 नीचे में है ऊपर में 5 है, तो इसको हम 5 गुने 2 के पावर -2 नहीं लिख सकते हैं ऐसा। तो इसी प्रकार से है ना भैया, तो यहाँ पे आप -2 कर लेंगे, तो यहाँ समझते ही हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है किसकी, भार की बात हो रही, क्योंकि गुरुत्व जो त्वरण है जी का जो वैल्यू है वो इफेक्ट डालता है आपके भार पे, जैसा कि अभी आपने W बराबर mg सूत्र देखा। अब जी का मान बढ़ेगा तो भारो बढ़ेगा, जी का मान घटेगा तो भारो घटेगा, है ना, तो आप समझ रहे हैं ना, तो इस प्रकार से है ना। देखिए जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि होता है, जबकि भार जो है ये सदिश राशि है ना। बल का मात्रक भी न्यूटन होता है और भार का मात्रक भी एक न्यूटन होता है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। देखिए जो बच्चे अभी तक पैरासीटामोल 500 नहीं लिया है ना, मैं कहता हूँ एसएससी की कोई भी एग्जाम देना है, रामबाण है एक वही ऐसा ही कंटेंट का आपको एक जो है मतलब क्रमबद्ध किया गया PDF फॉर्म में, प्रिंटेबल फॉर्म में एक किताब है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। ज़्यादा फालतू की बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं। बाद में की दुनिया में तो कंटेंट बहुत है और आपसे हमसे ज़्यादा घूमते ही होंगे, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते ही होंगे, है ना। बस ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाद में की कोई प्रेस नहीं है भाई, है ना। तो आप ले सकते हैं एसएससी के एग्जाम के लिए, है ना, रेलवे के लिए तो ये करवा ही रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि भाई जो 2024 में जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे वो मैं कहाँ से आपको पास कराऊंगा, तो सिर्फ इस ई बुक से, और एक और सीरीज आएगी 30 वीडियो की जो स्पेशल एसएससी की होगी, जो एसएससी की सभी एग्जाम पे लागू होगा, चाहे कोई सा भी, है ना, जीडी से लेके सीजीएल तक। अब छोटकू से लेके बरकू तक का बात कर दिया, एमटीएस वाले बाद में न करें, एमटीएस के लिए अलग से करो, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग बात करेंगे। एमटीएस का कीजिए, सीपीओ का कीजिए, सीटीएस का कीजिए। अरे भाई कंटेंट पहचानिए ना मेरा। आप एसएससी की किस एग्जाम में देखेंगे जिसमें टुडे एग्जाम का फैक्ट नहीं आया हो, और मैंने यहाँ तक कहा कि 80-85% फैक्ट आया, अब क्या दूं भाई, अब सीधे दे दूंगा तो पकड़ के ले जाएगा एसएससी वाला मुझे, है ना। तो विश्वास करके देखिए और पढ़ के देखिए, काम आएगी भैया, है ना। बाद में कि आप समझदार ही हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कुल कितने बच्चे को दिए गए हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जो है ये आपका कुल 19 बच्चे को दिया गया है। कितने बच्चे को दिया गया है, 19 बच्चे को दिया गया है ना। इसके अलावा एक सेकेंड, हाँ, तो 19 बच्चे को दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के कैडर में 19 बच्चे को दिया गया है। यह कहाँ पे दिया गया है, कई बार जो है पिछली बार की जो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम हुई उसमें ये भी पूछा जाता है कि ये विज्ञान भवन, ये कर्तव्य पथ, है ना, ये सब कहाँ पे स्थित है। तो विज्ञान भवन कहाँ पे स्थित है भैया, दिल्ली में है, यहीं पे ये पुरस्कार बांटा गया था। संसद भवन तो सभी जानते हैं। इनके अलावा 2024 में 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र पुरस्कार बांटे गए हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे 132 पद्म अवार्ड बांटे गए हैं, जो 5, 17 और 110 के रेशियो में है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 60 पैरा सीट हॉस्पिटल को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अभी 4-5 दिन पहले ही अमिताभ बच्चन साहब को दिए गए हैं। उषा मंगेशकर ने इस पुरस्कार की वितरण किए हैं। हालांकि आशा भोसले करने वाली थी लेकिन उनका तबीयत खराब था, इसीलिए जो है लता दीदी की एक और बहन उषा मंगेशकर के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किए गए और 3rd पुरस्कार है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया। पहला पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था, दूसरा जो है स्वयं आशा भोसले को दिया गया था और तीसरा अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 2023 के लिए कुल 26 खिलाड़ी को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। कल मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन बताया था, बताइएगा क्रिकेट खेल में सबसे पहले किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पहला क्रिकेटर जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता। देखता हूं कितने बच्चे कंसस हैं। इनके अलावा सजीव जगत के सबसे बड़े समूह कौन से हैं, देखिए सजीव जगत के सबसे बड़े समूह है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में वैसे पेड़ पौधों को रखा जाता है जिसका शरीर जो है छिटफुट नहीं होता है, यानी सब चीज एक में दिखता है। कभी आपने शैवाल काय को देखा है, काय में कभी पत्ते और जड़ वगैरह अलग दिखते हैं, उठाओ तो सब एक ही जैसे ही लगते हैं, लेकिन जो है ना, है ये भी थैलोफाइटा में। तो थैलोफाइटा में वैसे ही चीज रखे जाते हैं जो पूर्णतः अलग अलग वितरित नहीं होते हैं, सभी चीज बटे हुए नहीं होते हैं। इसके अलावा एक ब्रायोफाइटा होता है, इसमें छोटे स्थलीय पौधे को रखा जाता है। थैलोफाइटा में ज्यादातर जलीय पौधे ही आते हैं। इसमें शैवाल के साथ साथ जो है विषाणु और जीवाणु भी आ जाते हैं कई हद तक, है ना, किसमें, थैलोफाइटा में। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा का।
ब्रायोफाइटा में जो है स्थलीय पौधे आते हैं। इनके शरीर जो है विभिन्न भागों में विभक्त होते हैं। यह पादप वर्ग के उभयचर कहलाते हैं। उभयचर आप सभी जानते होंगे। संवहनी उत्तक का अभाव होता है। संवहनी उत्तक जब जब कहूंगा तब तक आप जाइलम और फ्लोएम की बात समझ लेना, ठीक है, क्योंकि संवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, और जाइलम और फ्लोएम का सेम काम है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है ना। जाइलम जो है ये जल जो यानी जड़ से जो कुछ अवशोषित करते हैं पौधा, जलीय पदार्थ, उनको पहुंचाते हैं पौधे के विभिन्न हिस्सा में, और फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी उत्पाद बनाते हैं पौधे वो पहुंचाते हैं ऊपर से नीचे तक पौधे के विभिन्न हिस्सा में। तो दोनों का काम अलग है, वर्क अलग है, लेकिन दोनों संवहनी उत्तक है। तो ब्रायोफाइटा में संवहनी उत्तक नहीं होते हैं। इसके अलावा आता है भैया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इसमें संवहनी उत्तक पाए जाते हैं, जैसा कि अभी कहा जाइलम और फ्लोएम, है ना। पेड़ और पत्तियां, जड़, ये सब जो है विभक्त होते हैं। जनरली इसी के पौधे हम लोग देखते हैं। इनके अलावा थाइलोफाइटा, यह संपूर्ण सजीव जगत में सबसे बड़ा समूह है। इसमें शैवाल आता है, विषाणु आता है, जीवाणु आता है इत्यादि। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, कई बार अच्छे 30 मार्क खान एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पौधे होते हैं और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी फूल पत्ती वाले पौधे होते हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और कल बहुत सारा लॉजी हमने आपको बताया था, है ना। इसके अलावा भूरा शैवाल को फियोफाइटा कहते हैं, ये फियोफाइसी समूह में है। लाल शैवाल को रोडोफाइटा कहते हैं, रोडोफाइसी कुल में है ना। इसके अलावा ये फाइकोअर्थिन पिगमेंट के कारण ही लाल शैवाल का रंग लाल होता है, ये मैंने बताया था। पिगमेंट क्या होता है बता दिया हूं, जैसे प्रकाश संश्लेषण में जो हरित लवक होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, लाइक पिगमेंट है, उसी प्रकार से ये फाइकोअर्थिन भी एक पिगमेंट है जो शैवाल में पाया जाता है। इसके अलावा नीला हरा शैवाल को जो है साइनोविक्टीरिया भी कहा जाता है, इसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंसी है पर्यावरण में। ये क्लोरोफाइसी कुल में आते हैं। क्लोरेला नामक एक अलग शैवाल है जिसका जो उपयोग है ये अंतरिक्ष यात्री, है ना, स्पेस क्राफ्ट वगैरह में करते हैं। इनके अलावा सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज शैवाल के माध्यम से ही एंटोनियो लुवेनहॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में किया गया था। वैसे कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में, है ना, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेल चैप्टर को हमने पहले ही समझ लिया है ना, चाहे तो विभाजन की बात हो, खोज की बात हो, और इसके कोशिकाओं को क्या क्या कहा जाता है, किसमें क्या पाया जाता है, सभी बात हमने पहले कर लिया है। जनवरी 2024 में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? अभी अभी की बात है, 3 महीना पहले की बात है, नवनिर्वाचित है। तो ये कौन है भैया? माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब को, है ना, भारतीय तीरंदाजी संघ में अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है ना। ये जो अर्जुन मुंडा साहब है ये वर्तमान मंत्रालय में किस पोस्ट पे हैं? तो ये जो है जनजातीय मामले के मंत्री हैं, है ना। इनके अलावा नाम से स्पष्ट है ना, बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा। बिरसा मुंडा को आप सभी जानते होंगे, महान पुरुष उस समय के। इसी प्रकार से अभी अर्जुन मुंडा है तो जनजातीय वाली जो मंत्रालय है उसमें मंत्री हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा हाल में ही खेल पत्रकार महासंघ की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट इन्हें दिया गया है। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है और पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। ये प्रथम महिला अध्यक्ष है आपके भारतीय ओलंपिक संघ के अंदर। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में मेघना अहलावत को चुना गया है। ये भी प्रथम महिला अध्यक्ष है, ठीक है भैया, मेघना अहलावत। हरेंद्र सिंह को, है ना, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम में नए कोच नियुक्त किए गए हैं। तो ये कुछ नव नियुक्ति जो खेल से जुड़े हुए संस्थान है। इनके अलावा 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? अवरोही क्रम आपको दर्शाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर दर्शाना है सेक्स रेशियो के रिलेशन में। तो सबसे अधिक केरला का है, आंध्र प्रदेश का 2 नंबर पे नहीं, तमिलनाडु का है 2 नंबर पे। तो पहला ऑप्शन काट देंगे, दूसरा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सही है क्योंकि तीसरा आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हो रहा है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का था, तत्पश्चात तमिलनाडु का ही था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर की बात करेंगे 74.04% थी। महिला साक्षरता की बात करेंगे 65.46% हुआ करता था। और पुरुष साक्षरता की बात करेंगे 82.14% उस समय साक्षरता जो है नोट किया गया था। सबसे अधिक साक्षर राज्य में केरल को दिया गया था तगमा, और सबसे कम साक्षर राज्य में बिहार को तगमा दिया गया है।
केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप में दर्ज की गई थी। तो ये कुछ एक जो है लिटरेसी रेट की बात हो गई है। इनके अलावा जनगणना 2011 में लिंगानुपात 943 थी। सबसे अधिक लिंगानुपात केरला की थी, सबसे कम लिंगानुपात ये आपकी हरियाणा है, और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात ये भैया पुडुचेरी। तो ये कुछ एक बात लिंगानुपात से जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा देश के कुल जनसंख्या घनत्व 2011 में 382 थे। सबसे अधिक जन घनत्व है भैया हमरो बिहार में, और सबसे कम जन घनत्व है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। दोनों बात ध्यान रखेंगे। एक बार क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी 2022 ने ही पूछा कि देश में सबसे कम जन घनत्व है ना किस जिले में है, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में सबसे कम जो है जन घनत्व पाए जाते हैं। वैसे अरुणाचल प्रदेश तो है ही कि सबसे कम जन घनत्व पाए जाते हैं, लेकिन वहां भी एक स्पेसिफिक जगह दिबांग घाटी, वहां पे बहुत कम जनसंख्या घनत्व है। 2011 में दशकीय वृद्धि 17.64% थे। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्शाया है मेघालय और सबसे कम नागालैंड। नागालैंड 2011 में -0.6% दशकीय वृद्धि दर्शाया है, अर्थात निगेटिव दशकीय वृद्धि दर्शाया है। यह आपके सामने लिंगानुपात वाली चार्ट है। आप जनगणना वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसी प्रकार से ग्राफिकल मोड में मैंने आपको पढ़ाया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। टॉपिक वाइज वीडियो जरूर कर लेना, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दोगे। टॉपिक वाइज अगर वीडियो आप कर लेते हो तो आपको जो है थोड़ा सा होश आ जाता है अपने आप को, है ना, और मन थोड़ा प्रसन्न रहता है कि भाई यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो छूटेगा नहीं। मान लीजिए एग्जैक्ट आंसर तक हम नहीं भी पहुंच पाए तो हम आंसर छांट देंगे, लेकिन अगर नॉलेजवा रहेगा तब ना हो, नहीं तो फिर तो वही बात हो जाती है ना। इसके अलावा अंधेरे में तीर मारने वाली, इसके अलावा रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन ये थोड़ा इजी भले आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छे बात यहाँ पे मैं बता के जाऊंगा ताकि कल होके अगर आपसे कोई पूछे तो जवाब दे के ही आना, ऐसे लौटना मत। तो ये भैया है अग्नाशय। अग्नाशय से आपके इंसुलिन निकलते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार के हार्मोन है जो पूरे शरीर पे इफेक्ट डालता है। हार्मोन और एंजाइम में क्या फर्क है मैंने आपको बताया था कि भाई हार्मोन और एंजाइम जो है, एंजाइम क्या करते हैं किसी स्पेसिफिक जगह पे ही अपना वर्क करता है, जबकि हार्मोन जो है पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है भैया। तो हार्मोन कहां पे स्रावित होता होगा? तो ब्लड में ही स्रावित होता होगा, और एंजाइम के स्रावन होने के लिए एक विशेष प्रकार की डक्ट की व्यवस्था या नली की व्यवस्था होती है, और जहां पे एंजाइम जरूरत होता है वहां पे जाके छोड़ा जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब है यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करता है। ठीक है भाई। इसके अलावा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। लीवर के कई सारे अपने काम होते हैं, है ना। बोलता है ज्यादा दारू मत पियो रे, लीवर खराब हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग भी है आपका क्या? लीवर ही है। हड्डी से मत टटोल लेना, हड्डी सबसे बड़ी जो है फीमर होती है, तो हड्डी की बात अलग है, यहाँ अंग की बात हो रही है तो लीवर। इसके अलावा शरीर के मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो यूरिया होते हैं, स्तनधारी में जनरली यूरिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, और उत्सर्जी अंग भी कई होते हैं जिसमें लीवर भी आ जाता है, किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग हो जाते हैं। इनके अलावा आपका त्वचा भी हो जाता है ना। तो लेकिन जो उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया, इसका निर्माण कहां पे होता है? यकृत के अंदर होता है। यकृत के अंदर ही विशेष परिस्थिति के लिए ग्लूकोज का भंडारण ग्लाइकोजेन के रूप में करी जाती है। इसके अलावा यकृत से ही पित्त का निर्माण होता है जो भोजन पचाने में मदद करता है, पित्त। इसके अलावा ये पित्त जमा कहां पे होता है? तो पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में जमा होता है। वहां पे एक नली लगी होती है, और जहां भी जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े, वो नली के द्वारा ही जाता है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, ये तीनों एक ही नाम है ना। जैसे चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ऐसे ये तीनों एक ही चीज का नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। उसी प्रकार से है ना। तो ये कहां पे पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है, और मानव वृद्धि हार्मोन यहीं से स्रावित होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। इनके अलावा इंसुलिन की कमी से कौन सी चिनिया बीमारी होता है, यानी घाव वगैरह हो जाते हैं तो जल्दी ठीक ही नहीं होगा। ठीक जल्दी क्या होता ही नहीं, ठीक है, उसके बाद ऊपरे लेके जाता है। इनके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अबटू ग्रंथि होते हैं। अबटू ग्रंथि, थायराइड, थायरॉक्सिन, आयोडीन, ये सब जो है इन्हीं से संबंधित बातें होती है, तभी तो आप आयोडीन वाले नमक खाते हो। इनके अलावा निम्नलिखित देश तथा उनके शीतोष्ण कटिबंधीय, है ना, घास के मैदान के साथ किसका मिलान गलत किया गया है? तो निम्नलिखित देश और उनके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में किसका मिलान गलत किया गया है? तो यहाँ पे बेल्ट दक्षिण अफ्रीका का है क्या? तो एकदम है, तो ये तो सही है। पंपा
डेलापास अर्जेंटीना में है, ये भी सही है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है, सही है। डॉन्स ब्राजील में ना हो गया, ऑस्ट्रेलिया का है, तो यहाँ पे ये गलत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, चूंकि गलत जो है वही आंसर है। इनके अलावा डॉन्स नामक घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में शुष्क घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। वैसे जनरली किसी भी देश के शुष्क घास के मैदान को आप सवाना कह देते हो, वैसे समझिएगा जैसे इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसे आप संसद कह देते हो, लेकिन इंडिया में अगर दूसरे देश के भी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उनको जानने के लिए हम इस प्रकार से ही क्वेश्चन बोलते हैं ना कि भाई अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है, तो कांग्रेस कहा जाता है। तो उसी प्रकार से सवाना जो घास के मैदान है वो बेसिकली अफ्रीका में शुष्क घास के मैदान है, लेकिन किसी भी देश के शुष्क घास के मैदान को आप सवाना कह सकते हो, हालांकि अलग अलग नाम भी है। इनके अलावा उत्तरी अमेरिका के मैदान को हम प्रेरीज कहते हैं। वेनेजुएला में घास के मैदान को हम लानोज कहते हैं। पूर्व यूरोप और मध्य एशिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम एस्टेपी कहते हैं। हिमालय के उच्च उच्चावच यानी उच्च उच्चावच 3000-4000 मीटर के जो ऊपरी भाग में जो हिमालयी क्षेत्र में जो खास करके आपका जो कुमायूं हिमालय है, उत्तराखंड वाला रीजन इंडिया के दृष्टिकोण से, तो वहां पे जो है आपके घास के जो मैदान पाए जाते हैं उसे बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल है ना, तो ये मैं पहले भी पढ़ा रखा हूँ, एसएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, एसएससी वाले क्लास में भी करा रखा हूँ। दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य से 5 गुनी अधिक हो जाए तो f का मान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? तो f का मान पहले की तुलना में 25वां भाग हो जाएगा, f/25 हो जाएगा। ये कैसे होता है देखिए, आइए इस प्रकार के लैंग्वेज में 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु की वेग जो है पहले की तुलना में दोगुना कर दिया गया, यानी v1 बराबर 2v हो गया। अगर प्रारंभिक वेग v है, वेलोसिटी v है, तो कैनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा? तो ये चौगुना होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी कैनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv², है ना, और v के जगह पे 2v का होल स्क्वायर किया आ जाएगा, क्योंकि अब v जो है बदल के 2v कर दिया गया है प्रश्न के हिसाब से, तो यहाँ पे 4 अलग आ जाएगा और फिर से यही सूत्र आ जाएगा, तो चौगुना हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि दो द्रव्यमान के पिंड है, इन दोनों के बीच की दूरी कुछ है। अभी दूरी जो है 5 गुना, एक मिनट, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी समान, हाँ, दूरी जो है 5 गुना अधिक हो गया, तो f का मान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा ये समझते हैं, है ना। देखिए m1 और m2, मास 1 और मास 2 द्रव्यमान के दो वस्तुएं हैं, इनकी बीच की दूरी हमने d मान लिया है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी F बराबर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं दोनों का गुणनफल यानी दोनों पिंड का, तो m1 m2 और बट्टा दूरी का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे दूरी है d तो हम d² करेंगे। अब केस क्या हो गया है कि ये जो d है, अब d बराबर हो गया है भैया 5d, क्योंकि 5 गुना दूरी बढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा? F बराबर m1 m2 और बट्टा 5d का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो m1 m2 बट्टा d² तो रहेगा ही, गुने 1/25 भी होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 को अगर अलग कर ले तो इतना सूत्र को अगर हम देखें तो f का ही सूत्र है और 1/25 खाली एक्स्ट्रा है, तो हम इसे f/25 लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप समझे हैं। ठीक है ना, आशा करते हैं कि आप समझे हैं, है ना। इसके अलावा मुद्रास्फीति, है ना, नहीं समझे भैया, समझ में आ जाना चाहिए। 5d का स्क्वायर किए हैं, बाद बाकी f का जो सूत्र होता है m1 g इंटू m1 m2 बट्टा d का स्क्वायर, उतना तो आएगा ही आएगा, बाद बाकी 25 नीचे में एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि 5d का स्क्वायर करेंगे तो 25d² होगा, तो 25 जो है f के बट्टे में आ जाएंगे, उतना ही तो निकला है। दूरी 5 गुना होने से क्या फर्क पड़ा है ना, f का जो है 25वां भाग हो गया है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। आप सभी जानते हो कि मुद्रास्फीति क्या होता है भैया, महंगाई ही मुद्रास्फीति है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोगों के पास नोट ज्यादा हो जाता है और सामान जो है कम हो जाती है ना। इस स्थिति में क्या होगा, जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्लाइन होने लगती है, पतन होने लगती है, घट जाती है। ठीक है भाई, तो जब पैसे की वैल्यू घट जाए, सामान की महंगाई बढ़ जाए, तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हथकंडा क्या है, किसी भी प्रकार से बाजार में नोटों की तरलता या नोटों की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम किया जाता है। कम करने के लिए सबसे कारगर जो है लोन देना कम होता है, और या फिर अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिलेशन में बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नोट छापना
स्थापना थोड़े समय के लिए बंद कर देते हैं। लॉरेंज वक्र के द्वारा समाज में आय वितरण को दर्शाया जाता है। लॉफर वक्र के द्वारा सरकार के कर के दर और राजस्व के कर राजस्व और कर के दर के बीच में जो है संबंध दर्शाया जाता है लोफर वक्र के द्वारा, है ना। इसके अलावा एक कुजनेट वक्र आता है, माफ कीजिएगा वक्र मतलब कर भैया, है ना, ये कर वक्र, तो ये कुजनेट वक्र आता है ना। ये क्या दर्शाता है? आर्थिक विकास और असमानता को दर्शाता है कुजनेट वक्र के द्वारा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुजनेट वक्र की, है ना, जो मतलब खिंचाव होती है या फिर चित्र होता है, ये जनरली ग्राफ कहिए कैसा होता है, तो आप कहोगे यू आकार का होता है, ठीक है, कुजनेट वक्र का। इसके अलावा पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? हाँ, हल्के में मत लो, गिर जाओगे। पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था? तो हैकल ने दिया था। पारिस्थितिक शब्द देना और पारिस्थितिक तंत्र की बात करना, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं और 100 में से 99 बच्चे गलत करके आते हैं और अपनी नंबर आराम से एग्जामिनर को दे के आते हैं। देखिए, पारिस्थितिक शब्द जो है ये हैकल ने गढ़ा था, लेकिन पारिस्थितिक नामक शब्द सर्वप्रथम हैकल महोदय ने दिया और पारिस्थितिक तंत्र नामक शब्द जो है ये टोंसले महोदय ने दिया था। तो दोनों अलग अलग बात होगी। खाली पारिस्थितिक शब्द कहेगा तो हैकल आंसर करना है, पारिस्थितिक तंत्र कहेगा तो टोंसले करना है, ठीक है भाई। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक होते हैं? तो जनरली 2 घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक जो भी सजीव चीज है ना वो जैविक घटक है। इसमें आपका उत्पादक, उपघटक, अपघटक, उपभोक्ता सभी शामिल रहेंगे। अजैविक घटक में क्या रहता है? पत्थर, हवा, प्लास्टिक, ये सब क्या हो जाएगा? कागज। यानी जो भी निर्जीव चीज है ये आपके अजैविक घटक में है, जो भी जीवित चीज है वो आपके जैविक घटक में है। अब यहाँ पे उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक, अपघटक ये भी आपको समझना है, तभी आप खाद्य श्रृंखला वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। उत्पादक नाम से स्पष्ट है कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि ये पृथ्वी में उत्पादक कौन है? हरे पेड़ पौधे हैं। भैया हम प्लास्टिक थोड़ी खाएंगे, हम तो खाना ही खाएंगे, चाहे हम चांद पे भी कहीं ना कहीं चले जाए, है ना। तो भैया ये जो खाना है कौन देगा? पेड़ पौधा देता है। तो उत्पादक कौन है? पेड़ पौधा है। बीच में कौन रहता है? उपभोक्ता रहता है। हाँ, उपभोक्ता के कई कैडर हो सकते हैं। फर्स्ट उपभोक्ता, सेकेंड होते हैं, यहाँ तक कि थर्ड भी होते हैं। थर्ड जो जितने आगे उपभोक्ता होगा ये इतना हाईली जो है हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब ज़्यादा मांसाहार होते हैं। जैसे अगर आप एक खाद्य श्रृंखला खींचें तो सबसे पहले घास लिख लो, फिर हमारा टिड्डा लिख लो, टिड्डा, फिर हमारा जो है इसे मेढक लिख लो, मेढक, फिर हमारा सांप लिख लो, है ना। तो इसमें जो है ज़्यादातर हिंसक प्रवृत्ति के कौन हुआ? ये सांप। ये मेढक क्या टिड्डा भी खा लेते हैं और भी चीज़ खा के रहते हैं। सांप जो है ये मेढक खाते हैं। तो इसमें जितना आगे जो रहेगा आपका उपभोक्ता वो इतना हिंसक रहता है, मतलब मांसाहारी रहता है, सिंपल सी बात, ठीक। इसके अलावा अगर मैं हिरन से दिखाता, शेर वाला दिखाता तो आपको ज्यादा समझ में आता। फिलहाल यहाँ पे घास, टिड्डा, मेढक और सांप से चला लिया मैं, है ना। अपघटक क्या होता है? जो मरने के बाद प्रकृति को आपको वापस लौटाया जाएगा प्रकृति में, तो उसे आप घटक कहते हैं, जो डिकम्पोज नहीं करता है क्या। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जीवाणु और कवक। इसे पृथ्वी का अपमार्जक भी कहा जाता है। जीवाणु और कवक का अपघटक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अजैविक घटक, महासागर को दुनिया में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में माना गया है, महासागर को। इसके अलावा उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता, किसी भी प्रकार के जंतु, अपघटक, जीवाणु और कवक बता दिए। इनके अलावा खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान पे उत्पादक रहता है, अंतिम स्थान पे अपघटक रहते हैं और मिडिल में क्या रहते हैं? मिडिल में आपका रहता है भैया उपभोक्ता। कोशिका का खोज जो है ना, यहाँ पे फिर से समझने की बात है। देखिए, कोशिका की खोज या कोशिका नामक शब्द किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक आंसर मारना है। लेकिन अगर जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हॉक आंसर मारना है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पत्रिका में नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया गया था? नील आंदोलन का समर्थन जो है ये आपके पत्रिका किए गए थे हिंदू पेट्रियट में। किसमें किए गए थे? हिंदू पेट्रियट में। तो इसे जरूर ध्यान रखें, हिंदू पेट्रियट जो पत्रिका है उसमें आपको नील आंदोलन का समर्थन किया गया था। इसके अलावा एक सेकेंड भैया, हाँ ठीक है। इसके अलावा जो है हिंदू पेट्रियट नामक पत्रिका का संपादन हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट नाम भी पूछता है इन भाई साहब का कि कौन किए थे, है ना। तो हरीश चंद्र मुखर्जी साहब किए थे। कहाँ से किए थे? कोलकाता से किए थे। एक लड़का को जरा ई बुक दे दो भैया, है ना, 1 मिनट, बहुत देर से पेमेंट कर रखा था ये बच्चा,
चलो दे दिए। इसके अलावा ये हो गया नील विद्रोह, ये 1859 में आए थे, बंगाल में किया गया था नील विद्रोह। इनके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो आनंद मठ लिखा गया है, ये किस विद्रोह से प्रेरित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सन्यासी विद्रोह से। इसे भी ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम जो हमारे राष्ट्रगीत हैं, ये आनंद मठ से ही लिया गया है। इसके अलावा राफ्त गोस्तर नामक गुजराती समाचार पत्र है ना, ये आपका जो है दादा भाई नरौजी संपादित किए थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नवजीवन नामक गुजराती समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी के जो भी किताब है ना, तो ये जो है मैं पहले भी आपको बता रखा हूँ कि क्या क्या जो है महात्मा गांधी साहब लिखे थे, है ना। महात्मा गांधी के जो अन्य पत्रिका हैं बताए थे ना कि भाई नवजीवन है, ये यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, एथिकल रिलीजन है, हिंद स्वराज है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, तो ये सब कुछ एक पुस्तक है ना। अल हिलाल उर्दू समाचार पत्र की शुरुआत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किए थे, है ना। ये बच्चे मैसेज कर रहे हैं, उसी को जवाब दे रहा हूँ तो ध्यान उधर चला जा रहा है। इनके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में शिल्प निर्माण हेतु सीप का जो मतलब आयात होता था, ये नागेश्वर से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य काल है, जैसा कि टॉपिक बैच में हमने आपको बता रखा है, 1750 से 2350, अगर ऑप्शन में नहीं है तो 2500 BC से काम चला लेंगे, ठीक है। ये आपका सर्वमान्य काल है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो 2500 BC जनरली आपको एग्जाम वगैरह में देखने को मिलता है ना। इस सभ्यता का जो भौगोलिक स्थिति है, मालवा के दक्षिण की ओर तथा उत्तर की ओर की बात करेंगे तो जो गंगा की तलहटी वाला क्षेत्र है वहां तक है। इस सभ्यता की खोज करने का श्रेय जॉन मार्शल के निर्देशन पर, है ना, दयाराम साहनी को दिया जाता है, क्योंकि हड़प्पा नामक शहर की खोज ही 1921 में सबसे पहले किया गया था। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। एक एक बात ध्यान रखेंगे भैया, जिस चीज को छेड़ूंगा लगभग टॉपिक समाप्त, है ना, इसीलिए कह देता हूं कि भाई क्वेश्चन अधिकांश मिला के दूंगा, ऐसा हवा में कोई बात तो करते नहीं, है ना। सिंधु घाटी के लोग सोना, चांदी, तांबा इत्यादि से परिचित थे, जबकि लोहा से परिचित नहीं थे, और यही अपवाद क्वेश्चन पूछता है। इस घाटी में जीवन धारा शहरी थी, क्योंकि मकान जो है पक्के ईंट के बने होते थे और आधुनिक टाइम के जैसा फैसिलिटी अवेलेबल था उस समय। ड्रेनेज की व्यवस्था हुआ करता था जल निकासी के लिए। पशुपालन, कृषि तथा व्यापार प्रचलन में था। लोग मनोरंजन के लिए शिकार इत्यादि भी करते थे। लाशों को यानी शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा अवेलेबल थी, जो आज भी है कहीं ना कहीं, है ना। हालांकि अलग धर्म में अलग अलग, लेकिन है तो। इनके अलावा सिंधु घाटी के सभी नगर 2 भागों में विभक्त हुआ करते थे। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभक्त हुआ करता था सिंधु घाटी के अंतर्गत। बाद बाकी बहुत सारे चीज सिंधु घाटी की देन है ना। इनके अलावा मात्र सत्तात्मक इनकी सत्ता हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे। इस सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगर लोथल जो गुजरात में है और सुरकोतरा जो पाकिस्तान में है। लिपि कैसा था, तो भाव चित्रात्मक, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। किस भाषा में? आरपीएफ 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो ये किस भाषा के शब्द से जो है लिए गए हैं? तो भैया सिंधी भाषा। सिंधी भाषा किधर गया भाई? एक सेकंड, सिंधी भाषा में, है ना। इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी मोहनजोदड़ो ही था, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित हुआ करता था, जो वर्तमान में पाकू के अंदर है, पाकिस्तान में है। भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर जैसे लोथल, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है। धौलावीरा भी गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। मांडा जम्मू कश्मीर में। दामाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा में। बनवाली रोपर पंजाब में, है ना। बनवाली हरियाणा में आ जाएगा, रोपर पंजाब में। तो ये सभी के सभी सिंधु घाटी स्थल हैं जो भारत में स्थित है। इनके अलावा वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? अभी आपके जीडी एग्जाम 2024 में पूछा गया था एसएससी के द्वारा, तो आप कहते हो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। और इत्तेफाक से एक दिन पहले शाम के वीडियो मैंने ये क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है। और आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी जाके देख लेना। अब तो आंसर शीट भी आ गई है मेरे ख्याल में जीडी की, है ना। जीडी का जब एग्जाम चालू हुआ था उससे एक दिन पहले मैंने एक वीडियो, लगभग 44 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया था। उस एकमात्र वीडियो से जीडी के लगभग हर शिफ्ट में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आए, इसीलिए मैंने एनालिसिस कराना ही छोड़ दिया। क्या कराऊं जब क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं? तो कल ही पढ़ाया था तो अच्छा नहीं लगता, कल भी पढ़ाया आज भी पढ़ाया, सेम चीज, है ना। इसके अलावा
वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी जो सरस्वती नदी के इर्द गिर्द फली फूली। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा तो अनुमान ही लगा सकते हैं हम लोग, तो प्राकृतिक आपदा मानी जाती है, खास करके बाढ़। इसके अलावा प्रतिवर्ष 21 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्य अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? देखिए 21 जनवरी को जो है 3 राज्य जो पूर्वोत्तर भारत के हैं अपनी स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से हैं? तो ये है त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत के साथ जो पूर्वोत्तर राज्य है जिसे हम 7 सिस्टर कहते हैं, बहुत बच्चे नहीं जानते कि इस 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से जो है 7 सिस्टर का भाग कौन एक नहीं है। बच्चे को क्या लगता है यार असम ज्यादा जाना पहचाना, ज्यादा फेमस भी है उधर के राज्यों में, तो असम को छोड़ दो, बाद बाकी सबको लपेट लो। तो ऐसा नहीं करना भाई, सिक्किम को छोड़ देना, बाद बाकी लपेट लेना 7 सिस्टर के अंदर, है ना। तो ये कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम भी आ जाएगा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसमें सिक्किम कहीं नहीं आया। और सिक्किम की एक अपनी अलग कहानी है। सिक्किम पहले इंडिया का भूभाग हुआ ही नहीं करता था, इसे तो भाई जो है एडॉप्ट किए हैं हम लोगों ने। 1975 में एक संविधान संशोधन होती है 36वें क्रमांक की, और इस प्रकार से सिक्किम को 22वें नंबर की राज्य बनाया जाता है। ठीक है भाई, तो सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। प्रतिवर्ष 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र अपने जो है स्थापना दिवस मनाते हैं। 1960 में दोनों अलग हुआ था, महाराष्ट्र से कटकर गुजरात बना था। 1 नवंबर को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इंडिया में एक साथ अपनी जन्म दिवस को मनाते हैं। ये 7 राज्य कैसा है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो कुल मिला के 9 स्टेट जो है ना, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश मिला के इंडिया में 1 नवंबर को जो है अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। लेकिन राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे, बाल गंगाधर खरे। तो ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, रेलवे का ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। इनके अलावा भाषाई आधार पर बनाए गए प्रथम राज्य कौन थे? आंध्र प्रदेश। इनके अलावा कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप को। नीचे में डूबे रहोगे तो ऊपर की चीज देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप की खोज जो है हिप्पोलाइट मैरी डेवी के द्वारा किया गया था। एग्जाम में पूछ देगा, दांते खिसोड़ देगा। यहाँ टीवी, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम तक नहीं सीमित रहना है कि ये कौन खोजे थे, और वाटरमैन, है ना, और साइकिल, इतना ही पे नहीं रहना है। रेडियो, है ना भैया, थोड़ा आगे चलो। बाइफेकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। विद्युत में जो त्वरित चालक होता है, जो आप बिल्डिंग वगैरह पे छड़ लगे हुए देखते हैं ताकि बिजली ना वहां पे गिरे, तो ये त्वरित चालक का जो आपका मतलब खोज करने का श्रेय है, ये भी बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही दिया जाता है। घरों के ऊपर जो उपयोग की जाने वाली जो मतलब घरों के ऊपर नहीं, घरों में, है ना, घरों में उपयोग की जाने वाली जो प्रवर्ती धारा है यानी अल्टरनेटिव करंट है, इसका पता सबसे पहले निकोलस टेस्ला ने लगाया था। ठीक है, करंट 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट करंट भी होता है जो बैटरी से निकलती है, डीसी धारा। इसके अलावा विद्युत डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया था। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो क्या होता है कई दफा समझा चुका हूं। जब गांव घर में पहले मोटरसाइकिल दहेज वाला इतना नहीं मिलता था तो साइकिल से काम चलाते थे, तो अंधेरे में साइकिल में एक लाइट फिट होती थी। तो चूंकि डायनेमो के तर्ज पे वो काम करता था कि साइकिल के रिम जो घूमती थी, पिछला चक्का, उसमें एक कार्बन के ब्रश लगे होते थे, वो ब्रश घिसता था और उससे जो आवेश उत्पन्न होता था उससे एक आगे लाइट जलती थी जो डायनेमो कहलाता था। इसके अलावा किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर सर्किट में फिट किया जाता है, और विद्युत धारा को वैसे हम आमीटर से भी मापते हैं, है ना, आमीटर से मापते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसके अलावा सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार हैंस लिपरासे ने किया था। ठीक है भैया, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर आपसे पूछे कि भाई दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले कौन किए, तो हैंस लिपरासे। ठीक है, लेकिन दूरबीन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तब आप कहोगे गैलीलियो। ठीक है, प्रयोग की बात आएगी तो गैलीलियो हो जाएगी। सबसे पहले बनाया कौन, तो फिर दूसरी बात हो जाएगी, है ना। तो प्रयोग और बनाने में जो है अलग अलग नाम देना है आपको। बनाने में हैंस लिपरासे और प्रयोग जो है खगोलीय तौर पे प्रयोग किए थे गैलीलियो महोदय ने दूरबीन का। अगला है हाल फिलहाल में चर्च की विषय रही पुस्तक के जो व्हाई इंडिया मैटर्स के लेखक लेखिका कौन है? तो व्हाई इंडिया मैटर्स के लेखक लेखिका जो है वर्तमान विदेश मंत्री एस
जयशंकर साहब हैं, काफी एजुकेटेड पर्सन, इन्होंने लिखे हैं। रघुराम जी राजन भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, इनके द्वारा जो अभी अभी पुस्तक लिखा गया है ना, द थर्ड पिलर थोड़ा पुराना है, आई डू व्हाट आई डू, ये भी पुस्तक काफी फेमस है इनके, तो इन दोनों पुस्तक का नाम रखेंगे। कल एक और पुस्तक मैं इनके बताया था, थोड़ा आप लोग ही कमेंट कर देना एक और पुस्तक कौन सा मैं इनका बताया था जो अभी अभी तुरंत लॉन्च हुआ है। इनके अलावा द इंडिया स्टोरी के लेखक भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर बिमल जालान साहब है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा मनमोहन सिंह के द्वारा चेंजिंग इंडिया पुस्तक, भारतीय सेवा के पूर्व प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे साहब की जो लेटेस्ट पुस्तक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिनका भार पृथ्वी पर 98 न्यूटन है, तो मैं यहाँ पे आंसर मैं 10 kg लिखा हूँ। ये कैसे होता है, एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि भाई पृथ्वी जो चंद्रमा पे है वस्तु का भार बदलता है कि द्रव्यमान बदलता है ना, तो आप कहते हो भैया भार बदलती है द्रव्यमान नहीं बदलती। इसी प्रकार से उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पे आपको मास निकालना है जिसपे बल दे दिया है, वेट दे दिया है 98 न्यूटन, है ना, तो ये आपको जो है सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, जब अभी आपने लिफ्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पे क्या था, लिफ्ट वाला क्वेश्चन में क्या था, W बराबर क्या था भैया, M इंटू जी प्लस ए प्लस माइनस ए था, ठीक है। तो ये लिफ्ट के ऊपर जाने नीचे आने से ए का मान बदलता घटता या बराबर या जीरो होता था, लेकिन यहाँ पे W का मान क्या होता है, वेट का मान क्या होता है, मास गुने, है ना, गुरुत्वीय त्वरण होती है, जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई 98 न्यूटन जो है आपका भार दिया गया है, तो हमें मास निकालना है, तो आप यहाँ से 98 लिख लेंगे W की वैल्यू, मास आपको निकालना ही है, और जी का मान आप जानते ही हैं 9.8 होता है, काट दीजिए कितना निकला 10, चूंकि भार को आप न्यूटन में व्यक्त करते हैं इसीलिए 10 न्यूटन इसका आंसर है, ठीक है। इसके अलावा इसी से तो क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है आपका चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, तो अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे, है ना, 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, तो 10 न्यूटन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पे बोल रहा है कि 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पे 1/6, जी का मान छठा काम करने लगेगा तो 6 से भाग हो जाएगा तो 10 न्यूटन हो जाएगा। इनके अलावा हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा किस महीने की पूर्णिमा के दिन होती है। अब पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन होगा, लेकिन किस महीने के पूर्णिमा, तो बैसाख महीने के पूर्णिमा, ठीक है भाई। बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार गौतम बुद्ध की जयंती को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, इसे बैसाख पोया भी कहा जाता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल के अंदर हुआ था, लुम्बिनी में। इसके अलावा मृत्यु कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध किस कुल के थे, शाक्य कुल के थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया बिहार में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाती थी, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध की जब मृत्यु हो गई क्या कहलाया, महापरिनिर्वाण। तो ये महात्मा बुद्ध के साथ जुड़े हुए कुछ घटना। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे, अलार कलाम। बुद्ध ने अपनी उपदेश किस भाषा में, पाली भाषा में, है ना। बुद्ध भारत में जो है कितने बौद्ध संगति हुई, बेसिकली 4। 5वां बौद्ध संगति किस देश में माना जाता है, तो बर्मा में, ठीक है। इसके अलावा 4 बौद्ध संगति बता ही दिए थे, है ना, कि कहाँ कहाँ होती है, तो राजगीर, है ना, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर में होती है। भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख स्तूप जैसे चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश में है, धमेक स्तूप बनारस उत्तर प्रदेश में है, केसरिया स्तूप बिहार में है, पिपराहवा स्तूप उत्तर प्रदेश में है, सिद्धार्थनगर में। तो ये सब कुछ स्तूप है। स्तूप क्या होता है बता दिया हूँ, जो बौद्ध धर्म के, है ना, उनके जो महत्व के चीज होते हैं उनके संरक्षित रखने की जगह होती है। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शाखा होते हैं, हीनयान और महायान। जैन धर्म के भी 2 शाखा होते हैं, कौन कौन सा, श्वेतंबर और दिगंबर। दिगंबर जो है बिना वस्त्र के होते हैं, श्वेतंबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर। लेकिन अगर जैन धर्म के वास्तविक फाउंडर अगर आपसे पूछा जाता है तो महावीर को ही टिक करना, क्योंकि भाई जैन धर्म के अगर वास्तविकता की बात करें कि सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसने किया, या फिर इस धर्म की जो मतलब लाइट में लाने की जो चीज है सबसे ज्यादा फैला किसके काल में, तो महावीर स्वामी के काल में। इसके अलावा
जैन धर्म में जो उपदेश की भाषा थी ये प्रकृत भाषा थी, जबकि बौद्ध धर्म में पाली थी। लद्दाख में मनाए जाने वाली त्योहार हेमिस ये बौद्ध धर्म के गुरु पद्मसंभव को समर्पित है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अन्य त्योहार में बैसाख पोया, यही बुद्ध पूर्णिमा ही है अलग भाषा में। इनके अलावा बेकिंग सोडा का निर्माण सोडियम कार्बोनेट से किया जाता है। इस प्रक्रिया में किस गैस की इस्तेमाल की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। आप सभी जानते हैं बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, इनका सूत्र होता है NaHCO3। इसका जो है रिएक्ट करके हम कैसे बनाते हैं? जब आपका धोने वाला सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट NaCO3 सोडियम सिर्फ कार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला, सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाला। तो सोडियम कार्बोनेट के जो है धोवन सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराते हैं तो 2NaHCO3 यानी 2 भाग खाने वाले सोडे का प्रयोग प्राप्त होता है ना। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करते हो भैया? बेकरी उद्योग में, बिस्किट वगैरह बनाने में, पाव रोटी वगैरह बनाने में, मिठाई बनाने में, है ना। अग्नि सामन के रूप में अगर छोटा मोटा जीव जंतु काट लेते हैं जैसे चींटी, मधुमक्खी, तो उसके विष उतारने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का निर्माण अमोनिया सोडा प्रकरण विधि से भी किया जाता है। इसमें क्या होता है? अमोनिया का जो है प्रतिक्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है, फिर NH4 जो है CO3 बनता है, फिर से इसको प्रयोग किया जाता है, यानी 2 टर्म में किया जाता है। तो एक और विधि हो गया आपका अमोनिया सोडा प्रकरण विधि, और एक डायरेक्ट हो जाता है कि धोने वाले सोडा से भी प्राप्त कर सकते हो आप खाने वाला सोडा। ठीक है भाई। इनके अलावा विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पे जब आप क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हो तो विरंजक चूर्ण बन जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र तो बता ही दिया ना, क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। और ये कैसे बनता है ये भी बता दिया था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को आप जल से प्रतिक्रिया कराते हो तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जिंदा चूना, जिंदा चूना को आप जल से प्रतिक्रिया कराओगे, बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, और इस प्रोसेस में जो है ऊष्मा मुक्त होता है। ठीक है। इसके अलावा रसायन भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है किसे? विरंजक चूर्ण का। इसका सूत्र की बात करेंगे CaOCl2 होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? बाथरूम वगैरह साफ करने में, जल शोधन में, इस सब में, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? जिप्सम को लगभग 100 डिग्री या 373 केल्विन, क्योंकि आप जानते हैं डिग्री को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड किया जाता है, तो 100 डिग्री का मतलब 373 केल्विन पे जब आप गर्म करते हो जिप्सम को, अरे भाई जिप्सम और कुछ नहीं होता है, CaSO4 2H2O होता है। यानी अगर 2 भाग जल है कैल्शियम सल्फेट के साथ तो उसे हम क्या कहते हैं? जिप्सम। और यही जब आप गर्म कर देते हो तो इसमें से जल का जो है 3 हिस्सा, यानी जो भी जल है इसका 3 हिस्सा, यानी 2 है, 2 का 3 हिस्सा कितना होगा? है ना, 1.5 हो जाएगा, है ना। तो 1.5 भाग जल हट जाता है, 3/2 जल हट जाता है और हाफ जल बच जाता है। गर्म करने से जल उड़ता है ना, तो हाफ जल जब बचेगा तो इसे ही कहते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे रसायन की भाषा में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, और इसका सूत्र बदल के CaSO4 ½ H2O हो जाता है। जिप्सम से ही बना है, जिप्सम का 2H2O होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा? तो इसका इस्तेमाल मूर्ति की सांचा बनाने में होगा, बिल्डिंग मटेरियल में होगा, हड्डी को जोड़ने में होगा। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को क्या क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ब्रिटिश संसद में सिलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता संभाले थे। दादा भाई नौरोजी ने ही देश के लिए प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। धन के अपवहन सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो किताब लिखे गए उनमें प्रमुख क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इंडिया पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये अलग किताब है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया अलग किताब है। ठीक है। राष्ट्र गोफ्तर, ये सभी के सभी दादा भाई नौरोजी के लेखन कार्यों में जुड़े हुए हैं। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में BD सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद साहब के द्वारा कोलकाता में किया गया था। नौजवान सभा का गठन, है ना, भगत सिंह साहब के द्वारा 1926 में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किया गया था, HRA। इसका नाम बदल के फिर HSRA हो गया 1928 में भगत सिंह साहब के द्वारा। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन, भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी में डू और डाई का नारा भी दिया गया था गांधी जी के द्वारा, है ना। इसके अलावा
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था, है ना, ये ध्यान रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना, ये आपका 1939 में सुभाष चंद्र बोस साहब, और आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 कहाँ आता है? ये अमेरिका में आता है 1875 में, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। इंडिया में 1882 में आया था। इसे लाने का श्रेय जो है एनी बेसेंट को दिया जाता है ना। इनके अलावा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के नासिक में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन जो है 12 से 16 जनवरी 2024 तक करा गया। इसमें जो विषय रखा गया था विकसित भारत @2047, है ना, युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा, ये थीम रखा गया था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद साहब के जन्मदिन पर और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में द्वितीय सबसे हल्की गैस कौन सी है? भैया सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन है। द्वितीय सबसे हल्की गैस आपका हीलियम हो जाएगा, जो एक इनर्ट गैस भी है। हीलियम एकमात्र अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाद बाकी अक्रिय गैस या नोबेल गैस के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को जो है वायुयान के टायर में भरते हैं। गोताखोरों के द्वारा ऑक्सीजन में मिलाकर सांस लेने हेतु उपयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो होता है जिसमें आपका वनस्पति तेल से कृत्रिम घी या डलडा बनाया जाता है, उसमें उत्प्रेरक के रूप में, कैटालिस्ट के रूप में पैलिडियम, प्लेटिनियम या निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन काफी दफा एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में उपराष्ट्रपति किस सदन के सदस्य होते हैं? तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति अभी जगदीप धनखड़ साहब जो हैं ये 14वें क्रमांक के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कौन करवाते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति भी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, परंतु राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं अनुच्छेद 79 के अनुसार। ठीक है, संसद का जिक्र यहीं पे है। राष्ट्रपति देश में सर्वोच्च नागरिक होते हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग हटाने की प्रक्रिया 61 में है। राष्ट्रपति का जो क्षमादान है अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश है अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 76 के अनुसार। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 75 के अनुसार। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं 5 वर्षों के लिए अनुच्छेद 280 के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा में जिसकी जीत होती है, जिसको बहुमत मिलता है, उसके मुखिया को ही प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात लोकसभा में सदस्यता के लिए भी 25 वर्ष ही होंगे, क्योंकि लोकसभा की नेता ही तो प्रधानमंत्री बनते हैं। इनके अलावा लोकसभा में न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। राज्यसभा में न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। विधानसभा में न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। विधान परिषद में न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है ना। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल समान अवस्था में 5 वर्षों की होती है, लेकिन पहले भी विघटित किए जा सकते हैं विशेष परिस्थिति में। लोकसभा में अधिकतम 550 मेंबर हो सकता है। पहले 552 हुआ करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की प्रथा समाप्त कर दी गई। तब से लेकर अब तक 550 हो सकते हैं। इनके अलावा है ना, विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, है ना। और राज्यसभा में अधिकतम 250 होंगे। लोकसभा में 550, विधानसभा में 500, राज्यसभा में 250। ये राज्यसभा में 250 कहाँ से आते हैं? 238 + 12 की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, 238 का चुनाव होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी राज्य के जो विधान परिषद होते हैं उसमें अधिकतम सदस्य कितने होंगे? तो अधिकतम सदस्य जो है उस राज्य में जो भी विधानसभा होगा उसमें जो भी मेंबर होंगे उसके कुल सदस्य के 1/3 से अधिक नहीं होगा। न्यूनतम की बात करेंगे तो 40 होगा। ठीक है, इनके अलावा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना भैया, अपने सगे संबंधी में जरूर भेजना ताकि जो है एक अच्छा कंटेंट
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके तक पहुँचे। और किसी भी कंटेंट के लिए आप बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अब जो बच्चे सिर्फ पीडीएफ ही देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे ना कि कैसे बनाया जाता है ना, क्या क्या होता है, तो इसीलिए वीडियो देखना भी थोड़ा जरूरी है। देखिए यहाँ पे मैंने 60 सेंटीमीटर आंसर रख लिया है। अब ये कैसे रखा है ये बनाते हैं इसको। देखिए दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस सूत्र कहेगा तो खाली इस प्लस की जगह पे इस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, बस सूत्र सेम होता है, सभी वर्ड की मीनिंग सेम होती है। जैसे f बराबर क्या होता है ना, फोकस दूरी होती है, v बराबर क्या होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u बराबर क्या होती है, u बराबर होती है दादा आपका है ना दर्पण से वस्तु की दूरी। तो तीनों बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है ना। अब मैंने इससे पहले वाले क्लास में ये वाली इमेज से आपको बहुत कुछ समझा चुका था कि भाई अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब यानी इमेज की कोई भी कंडीशन शो करता है, सभी कंडीशन एग्जिस्ट करता है। बताइए क्या, बड़ा होगा, छोटा होगा, वस्तु से सीधा होगा, उल्टा होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, है ना, बाईं तरफ बनेंगे, दाईं तरफ बनेंगे, ये सभी कंडीशन जो है फुलफिल करता है अवतल दर्पण। आपको मैं बताया था कि एक ऐसा कंडीशन आता है कि अवतल दर्पण में वस्तु की जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के जाके पीछे बनता है, और यही एक स्थिति होती है जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, अन्यथा सभी प्रतिबिंब जो इस साइड बन रहा है ये दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब है। और मैंने याद रखने के तरीके बताए थे कि अगर आप पोल और फोकस दूरी के बीच में रखोगे, ये देखो ये 6 नंबर कोई वस्तु है, पोल और फोकस दूरी के बीच में, एफ और पी के बीच में है, तो सबसे लास्ट में आ जाना भैया, है ना, सबसे लास्ट में इधर आ जाना, 6 नंबर इधर बनता है। बाद बाकी जितना इधर खसकोगे उतना ही अनंत से आपको इसको खसकाते जाना है, आपको याद हो जाएगा, है ना। तो अब मैंने इस बीचवा से खसक के एफ पे आ गया, तो एफ पे जैसे ही वस्तु को रखा तो अनंत पे बन जाता है, अनंत पे प्रतिबिंब बनता है ना। 5 नंबर देखिए अनंत पे बना है, ये प्रतिबिंब 5 नंबर, ठीक है। अब एफ और सी के बीच यानी वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखेंगे, है ना, ये 4 नंबर चीज है, तो 4 नंबर का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो अनंत से थोड़ा सा आपको एक स्टेप इधर की तरफ दाएं की तरफ खिसक जाना है, तो अनंत से खिसकेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब फिर एक स्टेप खिसकोगे तो इस बीचवा से उठ के यहाँ पे, ये 3 नंबर कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पे ही डायरेक्ट, तो आपको फिर इतना इधर खसकना है, तो आप इतना खसकोगे तो वक्रता केंद्र पे ही जाओगे। इसीलिए वक्रता केंद्र पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है अवतल दर्पण के अंदर। तो ये याद करने की तरीका है, जैसे आप त्रिकोणमिति में साइन और कॉस का मान याद करते हो, सेम वैसा ही है। अब इसे बनाते हैं, आइए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है भाई कि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ बराबर दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर। निगेटिव होगा कि पॉजिटिव ये मैं अभी बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी बात करूंगा तो आप समझोगे नहीं, ठीक है। आइए, है ना, 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई, अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु, अच्छा वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है ना, वस्तु की दूरी u बराबर 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, आपको v बराबर मान पूछ रहा है। अभी हमने सूत्र देखा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। अब इसमें निगेटिव पॉजिटिव का बड़ा टेंशन है ना, तो जिसका भी फोकस दूरी इधर बाईं तरफ रहेगी ना वो सभी फोकस दूरी निगेटिव होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव, क्योंकि भाई दर्पण के अंदर की तरफ जो भी फोकस, दर्पण इस प्रकार से होता है, उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, लेकिन फोकस दूरी इधर होता है, तो दर्पण के अंदर के साइड होता है, तो फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होगा, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी निगेटिव, माफ कीजिएगा, फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगा अवतल दर्पण के अंदर। एक सेकेंड कंफ्यूजन पेयर में आ गए हमने, रुक जाइए। यहाँ पे हमको भी निकालना है, सूत्र आपने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। फोकस दूरी जो है बाएं साइड रहेगा तो पॉजिटिव निगेटिव रखिएगा, तो बायां साइड किधर है ना, अवतल दर्पण इस प्रकार से बनता है तो फोकस दूरी इधर होता है, उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनता है, फोकस दूरी दाएं साइड होता है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में पॉजिटिव रखिएगा और उत्तल दर्पण में निगेटिव। चूंकि अवतल दर्पण की अभी बात हो रहा है तो इसीलिए फोकस दूरी यहाँ पे -20 सेंटीमीटर कर लेंगे, तो 1/-20 हम करेंगे, ठीक है, 1/-20 करेंगे, है ना। वस्तु की दूरी जो है ना u, ये अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो हमेशा निगेटिव ही लेना है ना, तो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ही लेना है, तो 1/v प्लस 1/-30, है ना, ये -30। वस्तु की दूरी ऑलवेज निगेटिव लेना है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव लेना, निगेटिव लेना है, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव लेना है,
ठीक है भाई, इतना ध्यान तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से भी का मान निकाल लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, है ना, 1/भी माइनस 1/30 हो गया, और इधर है माइनस के 1/20 है, तो इधर माइनस के 1/20 है। अब यहाँ से आप सॉल्व करके देख लेना, जो आंसर लिखा है वो आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे, है ना, माइनस 1/20 बराबर 1/भी माइनस प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस भाई, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/30 हो गया। यहाँ से भी का मान आप आराम से निकलोगे, माइनस में 60 निकलेगा, माइनस दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है। ठीक है भाई, प्लस में आ जाता तो प्रतिबिंब जो है आपका काल्पनिक बन जाता अवतल दर्पण के अंदर। यहीं से आप पता कर सकते हो, देखिए, है ना, प्रतिबिंब काल्पनिक जब बनता है तो आपका जो है प्लस साइन आता है ना, भी का, और जब वास्तविक बनता है तो निगेटिव साइन आता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ड्यूटी निकालना है, नहीं तो मैं इसे सॉल्व करके जाता। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।